परजीवी की दुनिया। लेख के बारे में। विज्ञान के विकास के साथ कई नई चुनौतियां सामने आई हैं। हमें बीमार बनाने वाले कई रोगाणु, विषाणु, जीवाणु हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। प्रस्तुत पाठ से हमें बीमारियों के प्रति जानकारी तो मिलती ही है, वैज्ञानिक ज्ञान का दायरा भी विस्तृत होता है। यह पाठ निश्चित रूप से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक धारणा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। आइए इस पाठ को पढ़कर परजीवियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न उठता है, परजीवी कौन है? इसका उत्तर है, परजीवी वे होते हैं जिनका जीवन दूसरों पर आश्रित होता है। अमरबेल, विषाणु, मलेरिया रोगाणु, जू, खटमल ये सभी परजीवी हैं। हम अमरबेल को ही लें। कवि रहीम ने इसके बारे में कहा है, अमरबेल बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताही। सचमुच अमरबेल में जड़ नहीं होती, बहुत नन्हा सा बीज होता है। नमी मिलते ही उसमें से अंकुर फूटता है, पर जड़ नहीं बनती। यह अंकुर बढ़ते बढ़ते किसी भी हरे पौधे तक पहुंचकर उससे चिपट जाता है। फिर इसके पीले चिकने तने में से निकलते हैं चूसने के अंग, चूषकांग। ये हरे पौधों की देह में घुसकर उसका रस चूसना शुरू कर देते हैं। इस तरह अमरबेल बढ़ती रहती है और उसे जीवन देने वाला पौधा सूखता जाता है और अंत में मर भी सकता है। यहाँ तक कि जब कोई और पौधा नहीं मिलता, तब अमरबेल की तेजी से बढ़ती नई फुनगी पलटकर अपनी ही बूढ़ी बेल से लिपटकर अपने चूषकांग उसमें धंसा देती है और उसका रस चूस चूस कर उसे निर्जीव कर देती है। अमरबेल की तरह और भी बहुत से प्राणी और पौधे हैं जो परजीवी होते हैं। इनमें फफूंदी, जीवाणु, विषाणु तथा अन्य रोगाणु शामिल हैं। बहुत से कीट भी परजीवी होते हैं। कीट तो दिखाई देते हैं, पर जीवाणु, विषाणु तथा दूसरे रोगाणु हमारी आंख से अदृश्य होते हैं। इनमें से विषाणु तो परजीवी ही होते हैं। इनका जीवन ही तभी शुरू होता है जब वे किसी दूसरे जीवन में प्रविष्ट हो जाए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये विषाणु कितने सूक्ष्म होते हैं? यदि 10 लाख विषाणु को एक पंक्ति में रखें तो वे 1 मिलीमीटर के बराबर होंगे। इनकी खोज में 1892 में इवानेस्की नामक वैज्ञानिक ने बहुत प्रयास किया। उसने तंबाकू की पत्ती में चित्ती रोग फैलाने वाले विषाणु का पता लगाया था। उसके बाद अनेक विषाणुओं का पता लगाया जा चुका है। पागल कुत्ता काटता है तो रेबीज की बीमारी के विषाणु आ जाते हैं। पोलियो, चेचक और फ्लू जैसी बीमारियां भी विषाणुजन्य हैं। इनमें से चेचक को तो टीके लगाकर समाप्त कर दिया गया है। विषाणु से भी बड़ी दुनिया है बैक्टीरिया या जीवाणु की। इसमें कूड़ा करकट और गंदगी को साफ करने वाले, मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले और दही जमाने वाले उपयोगी जीवाणु भी हैं। दूसरी ओर तपेदिक, टी, हैजा, पेचिश और फोड़े फुंसियों से लेकर कुष्ठ रोग तक तमाम बीमारियां पैदा करने वाले विकट बैक्टीरिया भी हैं, पर होते हैं आंख से अदृश्य। पिन की घुंडी पर कोई 20,000 जीवाणु बैठ सकते हैं। ये बर्फ के नीचे भी पाए गए हैं और गर्म पानी के स्रोतों में भी। हवा में तो ये तैरते ही रहते हैं। ये सर्वभक्षी हैं, न जिंदा छोड़े न मुर्दा। इनकी आकृति कई प्रकार की होती है, गोलसी, छड़ जैसी और स्प्रिंग की तरह घुमावदार भी। 13 अगस्त 1857 को लुई पाश्चर ने खमीर उठाने वाले बैसिलस जीवाणु के बारे में पता लगाया। ये वही पाश्चर थे जिन्होंने दूध को सुरक्षित रखने का तरीका खोज निकाला था। जीवाणु से बड़े हैं फफूंदी, जिन्हें कवक भी कहते हैं। यों तो कुकुरमुत्ते, छत्रक, खुम्भी या गुच्छी भी इसी वर्ग के हैं। ये किसी भी जगह उगाते हैं। वैसे तो ये सब मृतजीवी हैं, पर इनके कुछ परजीवी साथी बड़े शैतान होते हैं। वे बहुत छोटे आकार के होते हैं और कोरी आंख से दिखाई नहीं देते। ये आदमी और जानवरों में दाद, खाज और दूसरे त्वचा रोग पैदा करते हैं।
इनका सबसे बड़ा हमला होता है फसलों पर। गेहूं की फसल पर रतुआ या किट नामक फफूंदी लग जाए तो सारी फसल चौपट। आयरलैंड में एक बार आलू की फसल पर आल्टनेरिया नामक फफूंदी लग गई, सारा आलू सड़ गया। गीली रोटी को कुछ दिन रखने पर उस पर काली पीली फफूंदी जम जाती है। ऐसी ही एक फफूंदी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु मारने वाली दवा पेनिसिलिन की खोज की। उन्होंने फफूंदी के रस से एक व्यक्ति के फोड़े को ठीक कर दिखाया। 1941 में एक सिपाही पर पेनिसिलिन के इंजेक्शन को अपनाया गया। 12 घंटे में ही उसकी हालत सुधरने लगी। बाद में तो पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी सैकड़ों दवाओं के इंजेक्शन, गोलियां और सिरप बनाए गए। इनसे लाखों लोगों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार परजीवी रोगाणुओं के परजीविता के गुण का ही मनुष्य ने रोग संहार के लिए उपयोग किया। फफूंदी से बनाई दवा से रोग पैदा करने वाले जीवाणु मारे गए। इन्हीं रोगाणुओं को निर्बल बनाकर इनके टीके लगाए गए। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर असल में मलेरिया के परजीवी रोगाणु को अपनी लार के साथ उस आदमी के खून में छोड़ देता है जिसको वह काटता है। केवल मादा एनोफिलीज ही यह काम करती है, यानी परजीवियों की भी अपनी पसंद होती है। जीवाणु और विषाणुओं की तरह जीवाणुभोगी की देह भी एक कोशिका की होती है। प्रोटीन का बना खोल और अंदर होता है डी यानी डिक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जब यह किसी जीवाणु पर हमला बोलता है तब उसकी कोशिका में छेद करके उसके अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड छोड़ देता है। इससे आधे घंटे ही जीवाणु की कोशिका के भीतर 200 से 300 तक नए विषाणु बन जाते हैं। फिर वह फट जाती है और विषाणु बाहर निकल पड़ते हैं नए शिकार की तलाश में। मलेरिया परजीवी न तो जीवाणु है न विषाणु, बल्कि अमीबा की तरह प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्मजीवी है। ये हमारे खून की लाल कोशिका में प्रवेश करके उसके अंदर अपनी इतनी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं कि खून की लाल कोशिकाएं फट जाती हैं और मलेरिया परजीवी खून की धारा में मिलकर उस आदमी को चलता फिरता मलेरिया बम बना देता है। हमारी आंतों में कुछ कृमि भी पल सकते हैं। इनमें टैपवर्म की लंबाई 6 मीटर तक पहुंच जाती है। मांसाहार करने वालों को कृमियों से ज्यादा खतरा रहता है। मिट्टी खाने या गंदा पानी पी लेने से बच्चों की आंतों में गोल कृमि हो जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है एस्केरिस। इनके अतिरिक्त बेहद छोटे छोटे कृमि भी होते हैं। आदमी में फाइलेरिया नामक बीमारी कृमियों के कारण होती है। इसमें पांव सूजकर मोटे हो जाते हैं। इसे फील पाव या हाथी पाव भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और अन्य देशों को मलेरिया, फाइलेरिया तथा अन्य परजीवी रोगों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया और उसे इसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली। यदि हम घर बाहर, कपड़ों तथा रहन सहन में सफाई का पूरा ध्यान रखें तो परजीवी रोगाणुओं तथा कृमियों से छुटकारा मिल जाए।